हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। जो लोग पहली बार जुड़े तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है भाई? चलिए आवाज़ मिल पा रही है सभी को, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और प्रयास करें सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है, इसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर राज दरबार मतलब हो जाता है क्या, यहाँ पर राज्य का दरबार क्या हो जाता है? राज्य का दरबार। और जो का होता है वो क्या होता है? संबंध, है ना। क्या होता है? संबंध। अर्थात विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास जिसका ऑप्शन बना है ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। याद रखिए कैसा है ये, संबंध तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, इसका जवाब देना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कितने लोग यहां पर जवाब सही देंगे 2 नंबर में। चलिए 2 को ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, काफी लोग यहां पर बी दे रहे हैं और यहां पर आपका डी भी दे रहे हैं। तो देखिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 2 नंबर में। इसका आंसर जिसका आया है ए नंबर, आपका जवाब हो जाएगा जा। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था इस पर संघर्षी जो होते हैं उनकी संख्या होती है 5, अर्थात कौन सा? तो आपका जो चा वर्ग होता है, चा छा जा झा, है ना, ये जो आपका वर्ग होता है उसे हम लोग इस पर संघर्षी बोलते हैं। लेकिन अगर आप पूछ रहे ऊष्म संघर्षी क्या होते हैं, तो ऊष्म संघर्षी बोलते हैं किसे? तो आपका जो सा और आपका हा होते हैं, है ना, अर्थात उस व्यंजन वालों को ऊष्म संघर्षी बोलते हैं, लेकिन चा वर्ग वाले को हम लोग इस पर संघर्षी कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाउट पैदा कर सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए भाई ऊ जो आपका आता है किस में आता है? चलिए बिल्कुल है। यहां पर देखिए आपकी जीभ जो आपकी होती है, जीभ, तो जीभ में हमने बताया था कि जीभ के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और आपका पश्च स्वर होता है। तो यहां पर याद रखिएगा इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा, आपका यहां पर संवृत के अकॉर्डिंग पूछा है ना, तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर, पश्च संवृत होता है, अर्थात जो ऊ होता है अर्थात जीभ के पीछे वाले भाग से निकलकर आपको प्रतीत होता है, तो ये पश्च संवृत में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है? अब ये देखिए फर्रुखाबाद हमने आपको बताया था मंडल के अकॉर्डिंग, है ना, हमने यूपी जीके में आपको मंडल बताया था कि कानपुर मंडल है, कानपुर मंडल में जैसे अब इटावा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, है ना, लगभग इस बोली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये जो कन्नौजी बोली है ना, यहाँ पर कन्नौज को पास होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कन्नौजी। और कन्नौजी जो बोली होती है वो कैसी बोली होती है? ये पश्चिमी हिंदी के तहत आपकी आती है, अर्थात पश्चिमी बोली के, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आपकी कौन आती है? आपकी कन्नौजी आती है। क्लियर हो गया है? क्लियर है ना। चलिए यहां पर अगर मगही की बात करें, मगही, मगही बिहार में बोली जाती है ना, और अवधी की बात करते हैं तो अवधी कहां होती है? आपके अयोध्या में बोली जाती है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि अंगा अर्थात जो अंगा है इसका उच्चारण स्थान होता है, तो भाई का वर्ग आपने पढ़ा होगा, अर्थात वर्णमाला हमने आपको पढ़ाया था और बताया था ये इसे बोलते हैं पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। और आपकी एक का से लेके आपके माँ तक, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि ये लास्ट के जो आपके होते हैं पंचमाक्षर वो नासिक होते हैं, इनको बोलने में आपकी जो आवाज आती है वो नाक से भी आती है, अर्थात इन्हें बोलेंगे नासिक या कह सकते हैं पंचमाक्षर बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ए नंबर राइट हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए भाई इंदौर और उज्जैन की जो बोली है इसे नाम क्या दिया गया है? मारवाड़ी, मालवी, अवधी या बुंदेली, क्या हो जाएगा? चलिए 6 नंबर में तो याद रखिएगा मौलवी, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर कि जो इंदौर और उज्जैन की बोली है इसको नाम से किस नाम से जानेंगे? तो यहाँ पर मौलवी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस भाषा की हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए सभी लोगों को पता है कि यहां पर आपकी देवनागरी लिपि में, क्या? तो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, अगर पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो सबसे पुरानी लिपि है आपकी कौन सी? आपकी ब्राह्मी लिपि से। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो कहां से हुआ है, तो आपकी ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है, आपकी देवनागरी लिपि से, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछे गुरुमुखी लिपि, तो ये आप लोगों को कमेंट करना है कि गुरुमुखी लिपि कौन सी आपकी लैंग्वेज लिखी जाती है। जैसे आपकी हिंदी है देवनागरी में, तो गुरुमुखी में कौन सी आपकी भाषा लिखी जाती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गुरुमुखी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप लोग बताइए हिमालय कितने हैं? आप बताइए हिमालय आपके कितने हैं? एक भारत में हो गया, तो एक अमेरिका में है क्या?
चलिए बताइएगा, एक भारत में है तो एक हिमालय, एक अमेरिका में है क्या? नहीं है ना, मतलब एक ही है। जब एक ही होता है अर्थात व्यक्तिगत की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अर्थात जब कोई एक चीज होती है वो व्यक्तिवाचक में होती है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर गाय हो जाता तो गाय तो बहुत होती है तो हम लोग जाति में कह सकते हैं। अगर मेला की बात करें, मेले में बहुत लोग होते हैं, है ना, तो उसे समूह में कह देंगे। या हम लोग मेले में ये कह सकते हैं जैसे सैनिक है तो सैनिक क्या होते हैं? समूह में होते हैं तो सैनिक हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर भाव की बात करते हैं तो आप लोग भाव को तो आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? यहां पर बताइएगा कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं, डायलेक्ट किसे कहते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर, देखिए नए का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, उपभाषा। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही आया है कि हिंदी में डायलेक्ट जो कहते हैं वो आपके उपभाषा को कहते हैं। तो नोट करिएगा, जो लोग पहली बार यहाँ पर कह सकते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है संकर शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइएगा संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब संकर मतलब होता है, आपने देखा होगा संकरण करना, मतलब दो चीजों को मिला देना, है ना। तो जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे आपका क्या होता है, कोई फूल होता है, गुलाब का फूल हो गया, अब उसमें एक आपके दूसरी लकड़ी लगा दिया था, दूसरी छड़ लगाया, उसे कटिंग करके दूसरा, तो ये संकर होता है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है भाषा से, तो क्या हो जाएगा कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ जो शब्द होता है वो आपका संकर शब्द होता है। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? चलिए तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर देशज होता है। देशज मतलब आप अपने एरिया में कुछ भी बोल लेते हैं, आप मतलब अपने एरिया में कोई दूसरा बोलता है। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण और भी आपको इसके पहले ही बताया था, जैसे आपका लौकी होता है। लौकी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितने लोग लौकी को जानते हैं ये बताइएगा। लौकी को जानते हैं नहीं जानते, कितने लोग जानते हैं? वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिएगा। देखो हमारे अगर हम बात करते हैं हमारे फतेहपुर में, ठीक है, फतेहपुर में अगर बात करते हैं तो लौकी लौकी को ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं, जैसे आपका मैनपुरी, इटावा, आगरा हो गया, या हम मान लीजिए आपके अयोध्या साइड जाते हैं तो इसे हम लोग लौकी को घिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लिया, इसे बोलते हैं घिया। मतलब ये हुआ कि हम इसी चीज को अन्य नामों से जानते हैं और पता भी नहीं चलता है कि है कि नहीं है ना। जैसे घिया को बहुत लोग नेनुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेनुआ बोलते हैं। तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग ये अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है, ये एक देशज में हो जाती है। समझ गए होंगे? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अगर यहां पर अगर हम आपसे बात करें कि इसे जब तोड़ते हैं तो बनेगा क्या? इसे जब तोड़ते हैं तो इसका एक आपका शब्द निकलेगा जो कि यथा निकलेगा, एक अव्यय निकलेगा। और जब किसी भी समास में अव्यय निकलता है अर्थात इसका पहला पद आपका ये कह सकते हैं पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस कारण से आपका आंसर जो आया है यहां पर आपका डी नंबर तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विदेशी है? यहां पर विदेशी शब्द की पहचान करिए। 13 नंबर का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? मयूर, मील, वचन और आपका मध्य। चलिए मयूर, मील, वचन और आपका मध्य, इनमें से कौन हो जाएगा? तो चलिए आपका आंसर यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है लगभग यहां पर ए नंबर। तो चलिए यहां पर ए नंबर आ रहा है या बी नंबर होगा? ए नंबर होगा या बी नंबर? 13 का जवाब देना है। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मील हो जाएगा। क्या होगा? मील। यहां पर बन जाएगा कौन सा? बी नंबर, मील हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहे हैं धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए धनवान का विलोम पूछा है, धनवान का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? धनवान का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए अकिंचन, किंकर, कंचन या धनाढ्य, क्या बोलेंगे? विलोम पूछा है धनवान। अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो इसका मतलब है कोई ना कोई क्या होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। अर्थात धनवान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसे धनवान तो कहेंगे नहीं, उसे कहेंगे क्या? अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भूगोल का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? चलिए 15 का जवाब देना है, सभी लोग साथ में जवाब देंगे कि भूगोल का विपरीत शब्द क्या होगा। चलिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं डी नंबर, कह रहे भूगोल का हो जाएगा खगोल। देखिए यहां पर भूगोल अर्थात यहां पर जो बात हो रही है यहां पर भूगोल की, है ना, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं अंतरिक्ष में किसी चीज का अध्ययन करते हैं। अब इसका विपरीत हो जाएगा क्या? यहां पर खगोल हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर बनेगा 15 में वो आपका बन जाएगा डी नंबर, भूगोल का हो जाएगा खगोल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो, सो, कोई और आपका कौन। तो भाई
WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड होते हैं जो आपके W से स्टार्ट होते हैं, कौन, क्या, क्यों, है ना, ये सब होते हैं। तो आपके प्रश्नवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। क्लियर हो गया? जैसे कौन हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये सभी वर्ड होते हैं क्या, WH वर्ड, अर्थात इन्हें प्रश्नवाचक वर्ड सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो आपके शुद्ध होते हैं, है ना, मतलब यहां पर देख सकते हैं रा भी आपको निकलेगा, जैसे कि हमने बताया था कोई भी वर्ण है जिसमें रा आपका लगा हुआ है, जैसे यहां पर आपका तीर्थ है, यहां पर जैसे आपका तीर्थ है, यहां पर बताइए कि क्या हो जाएगा, तीर्थ, तो रा उड़ा है, अर्थात यहां पर तत्सम क्या हो गया, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं जैसे आपका नरक है, गरम है, नरम, ये तद्भव होते हैं। अगर यहां पर आपसे ये पूछे कि जैसे आपका नरक है, नरक का तत्सम क्या होता है, तो भाई आप कहेंगे नर्क होता है। क्या होता है इसका तत्सम? नर्क होता है। ठीक है, जैसे गर्म दिया गया है तो गर्म का क्या होता है, यहां पर गर्म होता है, यहां पर आपके क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला यहां पर नरम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, नर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोर का तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? मोर का तत्सम पूछा है तो 18 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? मोर का होता है क्या है? चलिए मोर की अगर बात करते हैं तो मयूर कौन सा लिखा जाएगा? यहां पर देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोर का होता है मयूर। क्या होता है मोर का? मयूर हो जाता है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको छांटना है। तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं, देखिए इस वाले ही मॉडल पेपर से 2021 में जो आपका पेपर हुआ है, अभी 2-3 पेपर हुए हैं, जैसे आपका जेई का हो गया, आपका आरोग्य एग्जाम पेपर हो गया, है ना, और भी आपके क्वेश्चन हुए हैं। इस मॉडल पेपर से कम आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इसी के लेवल के 2021 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो यह संभावित है कि 2022 में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है तत्सम शब्द, और 19 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है। देखो आंख तो हो ही नहीं सकता है किसी हालत में, क्योंकि यह तद्भव है, क्योंकि चांद की बिंदी लगी है, मतलब ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कौन सा, आपका डी नंबर, अखिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर अखिल हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है ना, क्लियर हो गया है? अच्छा, यहां पर जिसे अटारी दिया गया है, क्या दिया गया है? अटारी, तो अटारी का क्या होता है? अट्टालिका। क्या होता है? अट्टालिका होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां पर आपका दिया गया है कौन सा, आंख दिया है, तो आंख का होता है अच्छी हो जाता है। क्या होता है? अच्छी हो जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए एकल का होता है अकेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि कौन सा वर्ड आपका घोष नहीं है? कौन सा वर्ड आपका घोष नहीं है? घोष की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं, घोष को ही हम लोग सघोष कहते हैं, और एक होता है आपका घोष होता है। अब आप ही लोग बताइए कि यहां पर जो आपका घोष है नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? चलिए 20 नंबर में, चलिए 20 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर ता नंबर, मतलब ये घोष नहीं है, ये अघोष है। तो भाई घोष और अघोष होते क्या हैं? हमने आपको बताया था अघोष जो होते हैं किसी भी वर्ग के पहला और जो दूसरा वर्ण होते हैं अघोष होते हैं। शेष जो आपके यहां पर तीसरा और चौथा और जो पांचवा होते हैं वो आपके घोष या कह सकते हैं सघोष होते हैं। तो इतना तो सभी लोगों का क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंसू शब्द आपका है, ये कैसा शब्द आपका है? चलिए आंसू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चांद की बिंदी लगी है, और जब भी कभी भी चांद की बिंदी लग जाए मतलब वो क्या होता है, हमेशा आपका वो कैसा होता है, तद्भव ही बनता है, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आंख तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, तो अभी हमने बताया आंख का तत्सम होता है अची, मतलब कि आपका जो सॉरी माफ करिए, आंख नहीं है, आंसू है। ठीक है ना, आंसू है भाई, यहां पर आंसू है तो आंसू का हो जाएगा अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। जैसे अगर आंख होता तो आंख का हो जाता अच्छी हो जाता। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहां पर आपका आंख आंसू दिया है तो आंसू का हो जाता है अश्रु हो जाता है। ठीक है ना, चलिए यहां पर अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, अब आपको यहां पर फोकस करना है कि आपका जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए यहां पर जो आपका पहला पॉइंट दिया है, कमलेश भी कहते हैं, कमलाकांत भी कहते हैं, कमलापति भी कहते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर 22 की अगर बात करें डी नंबर में कमलासन, तो भाई कमलासन नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा। कमलासन नहीं होगा तो यहां पर 22 का ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, यहां पर डी नंबर हो जाएगा। अच्छा आप बताइए कमलासन किसे कहते हैं? कोई जवाब देगा? इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से कि कमलासन किसे कहा जाता है, कमलासन किसका पर्यायवाची होता है? चलिए बहुत अच्छे, ब्रह्मा, यहां पर ये ब्रह्मा का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि भूतनाथ के रचयिता आपके कौन है? भूतनाथ के रचयिता इनमें से कौन बन जाएंगे? चलिए भूतनाथ की अगर हम बात करते हैं आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा?
चलिए, भूतनाथ के रचयिता हैं आपके देवकी नंदन खत्री का नाम आपने सुना होगा। देवकी नंदन खत्री का नाम आपने सुना है, यहां पर आंसर आपका बी आया है, जिस लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। वा का उच्चारण देखो, हमने बताया था कि आपका का खा गा घा ये कम पूछता है, पूछता क्या है आपसे, पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये तो इसके बारे में पूछेगा, या तो इसके बारे में पूछेगा, है ना, इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इनका स्थान आपके वर्डवाला में और भी जगह रखा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो वा है, वा को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा दंतोष्ठ बोल देते हैं, अर्थात इसका उच्चारण दंत वाले से होता है और आपके ओष्ठ वाले से होता है। इसका मतलब दंत वाले में कौन होता है, तावर्ग होता है, और आपके ओष्ठ वाले में आपका पावर्ग होते हैं। तो वा का जो निर्माण होता है ता और आपके पा के बोलने से ही इसका होता है, इस कारण से ऑप्शन क्या होगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है आपकी है क्या। चलिए 25 का जवाब दीजिएगा, 25 नंबर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गेहूं और गुलाब जो है ये किसकी रचना है। तो हमने आपको बताया था कि गेहूं और गुलाब ये राम वृक्ष वेनीपुरी की है। किसकी भाई, तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, ये है आपके राम वृक्ष वेनीपुरी की है। और ये है क्या, ये है क्या, याद रखिए निबंध है इनका। ये क्या है, इनका निबंध है। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया भी है, लेकिन काफी लोगों ने यहां पर इनको जीवनी बताया है, बल्कि जीवनी नहीं है, ये है इनका क्या है, निबंध है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है मेघ का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, मेघ का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो आज का टेस्ट पेपर आपका कठिन भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि आज के टेस्ट पेपर में फोकस किया गया है तत्सम तद्भव और आपके यहाँ पर पर्यायवाची ऐसे पर ज्यादा फोकस हुआ है। तो जिनको आता होगा तो लोग सही करेंगे, और जिनका नहीं आता है भाई ये चीजें, तो गलतियां हो सकती हैं। मतलब देखा जाए तो आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा आपका है, लेकिन अगर आज के पेपर में अगर आप लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आया तो समझिए कि आप लोग कमजोर ही रह जाओगे, है ना। तो आप लोग बाद में बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोगों का बना है आज। तो देखिए यहाँ पर दिया है मेघ का पर्यायवाची नहीं है 26 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया है पयोद होता है, देखो मेघ मतलब बादल होता है ना। यहाँ पर देखो दा यहाँ पर मिला है, दा यहाँ पर मिला है, दा यहाँ मिला है। हमने बताया था कि लगभग आपको 95% बादल के पर्यायवाची में लास्ट में दा जरूर आता है। जैसे आपका बादल दिया गया है ना, और जो दा है तो देखो दा 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 मिल रहा है ना, मेघ का पर्यायवाची। लेकिन अंबर, अंबर होता है आकाश का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है वैदेही बनवास नामक काव्य किसका है। वैदेही बनवास नामक काव्य किसका है, यहां पर जवाब दीजिए। काफी लोग जवाब देना शुरू भी कर दिए हैं ऑलरेडी। यहां पर देखिए ये है आपके कौन से ए नंबर, कह रहे हरिऔध जी का है, तो बिल्कुल सही है, 100% सभी का जवाब आ रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए एक पॉइंट आपके यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जब कभी किसी का उपनाम लिखा जाता है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है, लेकिन अगर पूछे हरिऔध किसे कहते हैं तो इनका ये क्या है, उपनाम है। और जो भी उपनाम होते हैं वो सिंगल उद्धरण चिन्ह से होते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल उद्धरण चिन्ह ये आपके लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी अगर उपनाम हो तो आपको सिंगल उद्धरण चिन्ह ही आपको लगाना है, डबल मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। ये पॉइंट आपका छोटे सी बारीकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है केदार का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। केदार का पर्यायवाची पूछा गया है, तो भाई केदार किसको कहते हैं, केदार हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं केदार ये महेश का पर्यायवाची शब्द है। केदार बोलते हैं महेश को, मतलब आपका जवाब हो जाएगा 28 में, यहाँ पर सी हो जाएगा महेश का पर्यायवाची होता है। अर्थात यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि केदार अर्थात शंभु अर्थात शंकर या चंद्रशेखर, नीलकंठ, गंगाधर। याद रखिएगा कि महेश के पर्यायवाची में गंगाधर भी होता है, चंद्रशेखर भी होता है, शंभु भी होता है, शंकर भी होता है और नीलकंठ भी होते हैं, है ना। इन नामों से जानते हैं आपके शंकर भगवान को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है आपसे पूछा गया है। चलिए तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आने शुरू हो गए और ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आया है कि पवन का पर्यायवाची अनल नहीं होता है। अनल का मतलब होता है आग होता है, क्या होता है, आग होता है। वहीं पर समीर, मारुत और वात ये आपके किसके, पवन या हवा के होते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो अनल है ये क्या होता है, आग का पर्यायवाची होता है। आग के पर्यायवाची में क्या होते हैं, अनल, अग्नि, है ना, ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं व्यंजन वर्ग में वो से संबंधित होती हैं। तो देखिए किसी भी वर्ग का जो पहला किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा जो व्यंजन होते हैं, है ना, वर्ण होते हैं, वर्ण वो होते हैं आपके महाप्राण। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, पहला और जो चौथा है। अर्थात जैसे आपका खा हो गया, है ना, का के बाद खा, खा के बाद गा, तो गा नहीं होगा, घा होगा, अर्थात ये महाप्राण में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए 31 का ऑप्शन बनते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर सधवा जिसका आया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सधवा बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जो छीण ना हो सके उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा।
जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं 32 नंबर में। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। तो भाई जिसका जवाब आया है यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर 32 का ऑप्शन बनेगा आपका सी, कि जो छीण ना हो सके उसे अक्षय कहा जाता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, और अगर पूछ लिए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर की भी संख्या कितनी होती है 4। कुल मिला के पूरे वर्णमाला में 8 आपके संयुक्त आपके व्यंजन मतलब वर्ण होते हैं। अब ये 4 में होते हैं छत्र, ज्ञ और एक परिश्रम वाला स्रा। और अगर स्वर की बात करें तो ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं 4 जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखिए 33 लगभग आपका जवाब आ चुका है, सबका जवाब आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी, फा जो आपका है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए गुण दोष का विवेचन करने वाला, जो गुण और दोष का विवेचन करता है। चलिए आज देख सकते हैं कि लगभग सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही स्पीड के साथ आ रहे हैं। ठीक है ना, और जो लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, आप लोगों की आज जो स्पीड है बहुत ही अच्छी है कि आप लोग लगातार यहाँ पर जवाब दे रहे हो और सही जवाब दे रहे हो। देखो यहाँ पर गुण दोष का विवेचन करने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, समालोचक बोलते हैं। याद रखिए जो गुण दोष का विवेचन करते हैं उन्हें हम लोग समालोचक कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है पैनी बुद्धि वाला, जो पैनी बुद्धि होता है उसे क्या कहते हैं, पैनी बुद्धि। ऐसा नहीं कि चाकू की तरह पैनी हो जाए, ऐसे लोगों को बोलते हैं तीव्र बुद्धि। जो पैनी बुद्धि मतलब होता है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, तीव्र बुद्धि यहां पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुशाग्र नहीं लगाना है, यहां पर आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुशाग्र होना चाहिए, माफ करिए। यहाँ पर पैनी बुद्धि मतलब होता है कुशाग्र होता है, यहाँ पर आंसर डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला देखो काफी लोग लगाए हैं तो यहाँ पर डी हो जाएगा, कुशाग्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, नोट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रांत कहते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं। जो एक पर ही करता है, बहुत होते हैं अपना अलग अलग श्रद्धा मानते हैं, लेकिन जो एक पर ही बोलते हैं एकनिष्ठ बोल देते हैं। क्या इसे बोलते हैं, एकनिष्ठ। ठीक है ना, ऑप्शन जाएगा यहां पर सी नंबर, इसका आंसर बन जाएगा एकनिष्ठ हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है स्पर्श संघर्षी, और किसी का भी कोई भी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए जवाब दीजिए 38 नंबर में, काउंटिंग भी करिए आपका सही क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन अगर पूछे कि व्यंजन स्पर्श संघर्षी है कौन सा बनेगा। चलिए 38 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है ए नंबर, और भी कोई मिल सकता है जवाब। चलिए 38 का बी नंबर आ गया। देखो हमने बताया था कुछ लोग गलतियां करते हैं, और यहाँ पर स्पर्श संघर्ष पूछा है स्पर्श संघर्षी, और इस वीडियो को पहले ही में क्वेश्चन आपको मिला था। स्पर्श संघर्षी बोलते हैं जो आपका चा वर्ग होता है, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। और यहाँ पर ऊष्म संघर्षी बोलते हैं जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर ही तो आपका बनेगा ना, तो आंसर क्या बनेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। अब यहां पर बताइए, संघर्षी पूछ लिया 39 नंबर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संघर्षी इसमें यूज किया जाए। जब संघर्षी की बात करें, जब संघर्षी की बात करें सिर्फ, तब आपको बताना है कि क्या ये ऊष्म वाले को संघर्षी कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। चलिए जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं 40 नंबर में। इसको तो हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है, सभी को पता होना चाहिए कि इसे बोलते हैं अनाहूत बोलते हैं। क्या अनाहूत कहते हैं भाई, सी नंबर मत लगाइएगा, सी नंबर मत लगाइएगा। आप लोग तो अतीत को लगाने लगते हो, थोड़ा सोचा करिए कि हमने बताया कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। आहूत मतलब बुलाना, और अन मतलब नहीं, तो जिसे नहीं बुलाया गया उसे अनाहूत कहते हैं। और जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है, जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, चलिए जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं, यहां पर आंसर बनेगा बी नंबर, सुलभ होता है। क्या सुलभ होता है, जो आसानी पूर्वक मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। अगला है कि मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, मस्ताना। देखो मस्ताना, आना 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 निकल रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मस्ताना में आपका जो प्रत्यय है वो आपका है सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहां पर या शब्द से बना शुद्ध प्रत्यय, ये क्वेश्चन आपकी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर पीसीएस में इन दोनों में एक में क्वेश्चन यही पूछा गया था। और यहां पर देखिए बताइए, या प्रत्यय से बना शुद्ध हो जाएगा डिविया, और डिविया तो सभी लिखे हैं लेकिन सही क्या हो जाएगा,
यहां पर डिबिया जो ऑप्शन है सी नंबर वाला वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। देखो यहां पर पॉइंट दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जल्दीबाजी होती है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर नहीं शब्द दिया है 44 नंबर में, तो आंसर बन जाएगा आपका बी माया। माया ये सूर का अनेकार्थी नहीं होता है। सूर का मतलब होता है वीर, सूर का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का मतलब होता है विष्णु, लेकिन माया इसका अर्थ आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है भाई। अगर वर्ण की बात करते हैं तो रंग भी होता है, वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण मतलब जाति होता है, लेकिन आकाश क्या होगा, क्या नहीं होगा ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ वाले वर्ण क्या होते हैं, पा फा बाभा होते हैं, है ना, जिसमें दोनों ओष्ठ ओष्ठ क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। मतलब यहां पर अगर 46 की बात करते हैं तो भाई माँ भी है, बा भी है, और आपका ऊ भी आता है, लेकिन आ जो आपका आता है इसमें नहीं आता। आ जो आता है ये कंठोष्ठ में, कंठ वाले में आता है। किसमें, तो आपके कंठ वाले में आता है जो आपका आ होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द आपका कौन सा है। यहां पर पूछा है इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द आपका कौन सा है। तो भाई अमृत की अगर बात करते हैं तो पर्यायवाची मतलब आपका पीयूष हो जाएगा। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। इसके पर्यायवाची में पीयूष तो होता है, साथ में सुधा भी होता है, सुधा पर्यायवाची होता है ना। और क्या होता है, अमी भी होता है, अमी भी पर्यायवाची इसी का होता है। ठीक है, सोम भी पर्यायवाची इसी का होता है। तो कुछ भी हो तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ इनमें से देना है। तो याद रखिए बोलते ना बहुत बुरी तरह से मारा है, अंजर पंजर ढीले हो गए, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बुरी तरह मारना। क्या मारना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिष्ठा जल चमक की शब्द के अनेकार्थी होते हैं। चलिए कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे कि प्रतिष्ठा जल चमक की शब्द के अनेकार्थी होते हैं। यहां पर आंसर देना है 49 नंबर में। तो 49 की अगर बात करते हैं तो कुछ लोगों ने अभी तक जवाब यहां पर, चलिए सी नंबर आ गया है, कुछ लोग डी दे रहे हैं। डी मतलब पानी का होता है, बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो याद रखिए मोती मानुष चून वही वाला आपका है, अर्थात श्लेष अलंकार का यही अर्थ आपके निकलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्प मेघ हरिण के शब्द के अनेकार्थी हैं। सर्प मेघ और हरिण के शब्द के अनेकार्थी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। तो देखिए सर्प मेघ हरिण ये किसके होते हैं। चलिए सर्प को खा लेता है कौन, सर्प को खा लेता है यहां पर कौन, तो आपका सारंग, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो ए नंबर आपका हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है। ये जो शब्द कहा है ये किसने कहा है, आपको जवाब देना है। और यहां पर जो 50 क्वेश्चन है उसको भी आपको लोग कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने 50 क्वेश्चन में सही किया है। साथ में अभी आप पर हिंदी साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो बताइए भाई कि ये जो शब्द कहा है किसने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, ये शब्द किसने कहा है। चलिए आंसर आ रहा है यहां पर डी नंबर रैदास है। रैदास कैसे आएगा भाई, रैदास हो सकता है क्या। चलिए भाई रैदास नहीं होगा भाई, ये कबीरदास है। कबीरदास ने कहा था, इन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं छुआ है ना। यहां पर आंसर आपका सी, ये पढ़े लिखे नहीं है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संत काव्य नाम किसने दिया है। संत काव्य नाम किसने दिया है यहां पर, तो नोट करिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जनरली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये नहीं सोचिए कि एक एग्जाम में सब मिल जाएंगे। आप हर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कोई क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर एक ही एग्जाम में एक ही प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो फिर क्या हुआ, फिर तो बल्ले बल्ले सबकी, है ना। तो फिर आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कबीरदास की जो मृत्यु है कहां पर हुई थी, मगहर, है ना। यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा कौन सा, मगहर, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कबीर किस शासन काल के समकालीन थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, ये जीके में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद रखिए ये क्वेश्चन जीके में भी होते हैं, याद रखिएगा। तो कबीर किस शासन काल के समकालीन थे, यहां पर आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी के समय थे, सिकंदर लोदी के समय, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना अगर बात करते हैं तो किसने कराया था, तो आपके सिकंदर लोदी ने ही यहां पर कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि इनमें से क्या हो जाएगा। ज्ञानश्री पूछा गया है, यहां पर याद रखिए जो कबीरदास हैं ये ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत आपके आते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इंकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है। इन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना है, इंकार कर दिया है, आपके आलोचक इनमें से कौन है। आलोचक मतलब जिसकी आलोचना करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपके विजय देवनारायण शाही। इसको नोट करिए, कमेंट बॉक्स
बॉक्स में इसे अर्थात कह सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इंकार करने वाले आलोचक हैं इनमें से कौन? विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य की बात किया है और प्रबंध काव्य की बात करते हैं तो ये है पद्मावत। याद रखिए ये जो आपका महाकाव्य है पद्मावत, ये इनका क्या है? आपका प्रबंध काव्य, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? क्या लाजवाब क्वेश्चन आज दिए गए हैं। यहां पर बताइएगा कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो माना गया है ये किसे माना गया है? नोट करिएगा, ये है आपके इंद्रावती को। किसे? तो आपके इंद्रावती को ये सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम सूफी कवि इनमें से कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि इनमें से बताना है आपका सही जवाब। चलिए तो देखिए आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, मुल्ला दाऊद ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से क्या बनेगा? तो सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। याद रखिए इन्होंने समासोक्ति अलंकार यहां पर याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा समासोक्ति। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, 71 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो भाई इन्होंने आखिरी कलाम लिखा है, पद्मावत लिखा है, अखरावट लिखा है, लेकिन नागमती विरह ये इन्होंने नहीं लिखा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? जायसी की कौन सी रचना नहीं है 72 नंबर में? देखिए अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, लेकिन ऑप्शन जो है आपका है चित्रावली, ये इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? यहां पर आंसर क्या होगा? तो ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहां पर पद्मावत को समासोक्ति कहा है, ऑप्शन बनेगा आपका भी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी ये है आपके प्रेमाख्यान काव्य धारा के। इसका भी नोट करिएगा कि जो जायसी हैं किस धारा के कवि हैं। याद रखिए आपके प्रेमाख्यान कवि, प्रामाख्यान मतलब प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं जायसी। और अगला क्वेश्चन दिया है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया आपका ग्रंथ है? तो चलिए यहां पर आपका आंसर इनका राइट क्या हो जाएगा कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा इसका